हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं या सॉल्व करते हैं 12th क्लास की मैथ के कुछ एमसीक्यूज़। कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ऑलमोस्ट 50 एमसीक्यूज़ आज हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स देन द फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इवन और नाइदर इवन और ऑड। अब आपको पता है कि इवन फंक्शन वो होता है जिसके पास हम इनपुट अगर नेगेटिव वैल्यू भी दे दें तो वो पॉजिटिव बना है। तो दिस वन इज़ इवन फंक्शन, इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 2, इफ़ ए बी एन क्लोज इंटरवल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी देन। अब याद करना कि जो आपके पास क्लोज इंटरवल होता है उसके पास ए बी दोनों ही मौजूद होते हैं। इसका आंसर है बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस उस जनरल टर्म इज़ 4n² प्लस 5n प्लस 2। अब इसके पास जो आपका आंसर है वो है A4। अब ये करोगे कैसे, n² को कॉमन लोगे तो वो दोनों डिवाइड हो जाएगा, बाकी सारा इन्फिनिटी नीचे रख के ज़ीरो कर दोगे। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है फाइंड द लिमिट ऑफ 1 + 3/n होल पावर 5n। अब आपको एक आइडेंटिटी याद होगी कि 1 + 1/n होल पावर n की वैल्यू होती है e। अगर वहाँ पे 1 की जगह पे 3 हो जाए तो वो बन जाता है e पावर 3। अब 5 को अगर हम बाहर ले लें तो 5 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन e पावर 15 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इंटीग्रल ऑफ e पावर x dx। अब आपको पता है कि e पावर x जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव की वैल्यू सेम होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, e पावर x प्लस सी। अब e पावर x सेम वैल्यू, ये सी जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। द टू लाइन्स 3x - 4y - 11 इज इक्वल टू 0, 8x + 6y + 5 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल परपेंडिकुलर नाइदर नन ऑफ देम। अब ये परपेंडिकुलर्स लाइन्स हैं। अब परपेंडिकुलर लाइन के आप कंडीशन चेक कर लेना कि कंडीशन कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई इज़ इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट बोथ नन ऑफ देम। अब याद करना कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट बोथ कभी नहीं होते, तो दिस फंक्शन इज़ इम्प्लिसिट फंक्शन। इसको आप अलग नहीं कर सकते एक्स और वाई की वैल्यू को। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 देन द एफ ऑफ एक्स सेड टू बी डैश एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब अगर फर्स्ट डेरिवेटिव किसी भी एक वैल्यू पे या डोमेन पे अगर वो ग्रेटर देन 0 की वैल्यू देता है तो वो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब ये देखें x² - 4/x - 5। अब ऊपर जो वैल्यू है x² - 4, इसको आप कन्वर्ट करोगे x² - 2² में, जो कि x - 2 और x + 2 बचेगा। तो x - 2 कैंसिल हो जाएगा, x + 2, x की जगह पे 2 रखोगे तो x + 2 + 2 इज इक्वल टू 4। इसका करेक्ट ऑप्शन दैट इज़ बी। क्वेश्चन नंबर 10, dc/dx वेयर c इज़ अ कांस्टेंट नंबर। अब आपको पता है कि कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमेशा 0 आ जाता है। कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है। सो यहाँ पे 0 c के पास है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 11 है d/dx ln e। अब आपको पता है कि ln और e एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। तो इन्वर्स का हमेशा जवाब 1 आता है। 1 का अगर हम डेरिवेटिव करें तो 0 जवाब आएगा, क्योंकि 1 इज़ अ कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0। तो इसका भी जवाब डी है, दैट इज़ 0। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है d/dx 1/x। अब आपको याद होगा कि 1/x का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो इसका आंसर आता है -1/x²। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। उसके बाद जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ a.b इज इक्वल टू 0 दैन द एंगल बिटवीन a एंड b इज़ 0, π/2, π/3 और पाई। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री के बनाते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं, और परपेंडिकुलर के पास डिग्री कौन सी होती है, 90। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 14, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय इटसेल्फ। वेक्टर को जब वेक्टर से प्रोडक्ट कराते हो तो इसका आंसर हमेशा 0 आता है। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 15 जो है वो है
टू वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल, परपेंडिकुलर, डायगोनल, कोप्लेनर। अब याद करना कि डायगोनल इस वेक्टर्स के अंदर आता ही नहीं है। अब पैरेलल और परपेंडिकुलर की दो कंडीशंस होती हैं, तो ऑलवेज वो ना परपेंडिकुलर होते हैं ना ऑलवेज पैरेलल होते हैं, मगर कोप्लेनर लाजमी होते हैं अगर दो हों तो। एवालुएट 2i माइनस 3j कामा i प्लस j माइनस के 3i माइनस के। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो है 4। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसको आप सोल्व कर लेना। वट अदरवाइज़ मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ये सारे जो भी सवाल हैं वो सोल्व करूंगा ऑन द कॉपी। 17 कह रहा है सर्किल इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ। अब ये सर्किल जो है वो किसका स्पेशल टाइप है? हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, नन ऑफ देम। तो सर्किल जो है वो एलिप्स की तरह दिखता है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, तो इस वजह से सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 18 पे जो चलते हैं, दैट इज़ द कंडीशन ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, सी इज इक्वल टू ए अपॉन एम, ए इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू ए अपॉन सी, ऑल ऑफ देम। अब देखें ये इक्वेशन एक ही है, सी इज इक्वल टू ए एम। अब इसको थोड़ा रीअरेंज किया गया है, एम यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वहाँ सी के साथ मल्टीप्लाई करेगा और सेम टू सेम, तो इसका आंसर था ऑल ऑफ दीज ना। क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ टू एंगल्स इंटरसेक्ट ईच अदर आर्थोगोनली। अब याद करना कि आर्थोगोनल वेक्टर वो होते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं, और परपेंडिकुलर के पास एंगल कौन सी होती है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, पाई बाय 2। द टेंजेंट इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट डैश इफ a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन के अंदर अगर a 0 रखें या b 0 रखें तो ये पैराबोला बनाएगी। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 21, द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब इस सर्किल का जो रेडियस है वो है a स्क्वायर b स्क्वायर 62। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, आई थिंक सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका 62 है ऑप्शन में। फॉर अ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18 द पॉइंट लाइज। अब यहाँ पे आप करोगे क्या, इस 18 को यहाँ लेकर आओगे, नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। फिर x की जगह पे 7 रखो, y की जगह पे 6 रखो, वैल्यू रखोगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो ग्रेटर दैन 0 होगी। इट मीन्स दिस पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑफ दिस सर्किल। बी वॉज द करेक्ट ऑप्शन। इफ़ y इज इक्वल टू ई पावर माइनस 4x देन इसका सेकंड डेरिवेटिव का जवाब क्या होगा? तो इसका सेकंड डेरिवेटिव का सही जवाब है सी, 16 ई पावर माइनस 4x। अब माइनस 16 नहीं होगा, डी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। अ पार्टिकल मूव सो दैट इट्स डिस्टेंस इज टाइम टी गिवन बाय एस इज इक्वल टू फाइंड इट्स स्पीड। अब स्पीड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं। अब डिवीजन यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव करते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करोगे आप विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। डिटरमाइन वेदर द पॉइंट इज़ अबोव बिलो ऑन द लाइन। ये जो है लाइन के अबव है, यस, अबव द लाइन is the correct option. Limit n tends to 0 sin 4 by 5x upon x। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ होती है लिमिट की, sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो 4 अपॉन 5 डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा 4 अपॉन 5, यानी कि ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है एक्स कामा वाई इज कॉल्ड। अब ये एब्सिसा कहलाती है, ऑर्डिनेट कहलाती है, बोथ तो कभी नहीं होता है। अब याद करना, एक्स वाली वैल्यू एब्सिसा होती है, वाई वाली वैल्यू ऑर्डिनेट होती है, मगर ये दोनों साथ हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर है, मगर यहाँ पे इसका सही ऑप्शन डी है, नन ऑफ दैम। ऑर्डर पेयर ऑप्शन में ही नहीं है हमारे पास। मिड पॉइंट ऑफ 7 -3 और 7 का मिड पॉइंट जो है वो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 2,2, क्योंकि 7 को प्लस कराओगे -3 से तो ये बन जाएगा 4 के 2 से डिवाइड करो तो 2, अगेन -3 को 7 से प्लस कराओगे तो 4 को 2 से डिवाइड करो 2, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 2,2। 8 वॉट एंगल tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये जनरल ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है
कि tan थीटा की वैल्यू 1 कौन सी एंगल पे आती है, पाई, पाई बाई 2, पाई बाई 3 और पाई बाई 4। अब याद है कि इसकी जो वैल्यू है वो 1 के बराबर 45 डिग्री पे आती है। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, पाई बाई 4। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 2 बाई 3 देन एफ डैश ऑफ एट इज इक्वल टू, अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आता है 1/3। आई थिंक सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 1/3। सोल्व करना, डेरिवेटिव निकाल के उसके बाद अब एक्स की वैल्यू 8 पुट कर देना। अब एक इक्वेशन गिवन है, इज़ द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज। अगर एक कंबाइंड इक्वेशन है तो प्रोडक्ट के वैल्यू जो है वो a अपॉन बी आती है, याद करना। a इज़ द करेक्ट ऑप्शन, a अपॉन बी। इंटीग्रल ऑफ e पावर साइन एक्स कॉस एक्स, अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है e पावर साइन एक्स प्लस एक्स सी। a इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इंटीग्रल ऑफ 1/x, अब आपको पता है कि ln जो है वो हमें अपॉन वाली वैल्यू देता है। जैसे ln x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x आएगा। अब 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव है, तो इसका जवाब आएगा ln x प्लस सी। सी क्यों, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इफ़ द एसेंट्रिसिटी e इज़ 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 1 देन द कॉनिक इज़। अब अगर एसेंट्रिसिटी e अगर लेस देन 1 हो तो ये आपका क्या होता है, एलिप्स होता है, याद करना। इक्वल टू 1 हो तो पैराबोला, ग्रेटर देन 1 हो तो एलिप्स, इक्वल टू 0 हो तो लाइन, इक्वल टू इन्फिनिटी हो तो सर्कल। इफ़ टू वेक्टर्स हैव इक्वल कंपोनेंट्स देन दोज वेक्टर्स आर, अगर दो वेक्टर्स के कंपोनेंट बराबर हैं तो वो इक्वल वेक्टर ही कहलाते हैं। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद जो सवाल है वो है कि द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज़ रिकॉर्डेड एज। काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एक क्लॉकवाइज होता है, दूसरा उसका उल्टा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज या तो काउंटर क्लॉकवाइज। तो याद करना कि क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ पॉजिटिव। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 3, -2 एंड 7, इसका यूनिट वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा a 3i - 2j + 7 के अपॉन अंडर रेडिकल 62। a इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद जो हमारे पास सवाल है वो है 3i × 9i। अब क्रॉस प्रोडक्ट है दो सेम डायरेक्शंस की, यानी कि i क्रॉस i, तो इसका जवाब हमेशा 0 आता है क्योंकि पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता है। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 0। i क्रॉस j, अब याद करना कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर परपेंडिकुलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो उसका जवाब भी एक वेक्टर आता है। तो i क्रॉस j करोगे तो इसका ऑप्शन k आएगा, यानी कि सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर यहाँ होता i क्रॉस k तो इसका ऑप्शन j था, और वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इन इंटीग्रल a to b f of x dx द रियल नंबर a इज सेड टू बी। अब यहाँ पे जो a की वैल्यू इसे क्या कहा जाता है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, नन ऑफ देम। तो ये ऊपर है तो इस वजह से हम इसे कहते हैं अपर लिमिट। a इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 41 अ लाइन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड डैश लाइन, बाइसेक्टेड, ट्राइसेक्टेड, स्ट्रेट, नन ऑफ देम। अब याद करना बाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। यहाँ पे कितने पार्ट्स किए हुए हैं, 3 इक्वल पार्ट्स। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ ट्राइसेक्टेड लाइन। इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज, अगर दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसके प्रोडक्ट जो है स्लोप्स का जवाब हमेशा -1 आता है। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ -1। और 43 जो क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन हु स्लोप इज़ 2/3। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक ऐसी लाइन है जिसका स्लोप है 2/3। अब वो लाइन बताओ जो इसके पैरेलल हो तो उसका स्लोप क्या होगा। अब आपको पता है कि पैरेलल लाइंस का जो स्लोप होता है वो सेम होता है। इसका अगर 2/3 है तो उसका भी 2/3 होगा, यानी कि ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 44 में लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x,
अब यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, साइन ज़ीरो पे क्या होता है 0, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, 0 इसका ऑप्शन है, क्योंकि साइन ज़ीरो पे 0 आ जाता है इसका जवाब। अब नेक्स्ट जो सवाल है 45, दैट इज़ फॉर द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12cx द वैल्यू ऑफ ए एक्स, सॉरी ए इज़, अब ए की वैल्यू जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहाँ पे 4a, 4 मतलब 12 को 4 से डिवाइड कराएं तो बाकी बचे 3c, तो उसके पास है, तो 3c इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ डी, इसका करेक्ट ऑप्शन डी था। 46, फॉर एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इफ डबल डैश ऑफ ए इज इक्वल टू 0 फॉर सम वैल्यूज ऑफ ए दैन द फंक्शन एफ एक्स सेड टू बी, अगर डबल डेरिवेटिव 0 आ जाए तो वो मिनिमम मैक्सिमम या दोनों या टेस्ट फेल, ये टेस्ट फेल, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इक्वल टू 0 पे आप कुछ नहीं बता सकते। कह रहा है अ फंक्शन हुज रेंज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ऑन टू कॉन्स्टेंट आइडेंटिटी नन ऑफ दैम, ये कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है जिसका जो रेंज है वो एक ही नंबर हो, डोमेन कुछ भी हो, रेंज का जवाब एक ही नहीं मिले तो उसे कहा जाता है कॉन्स्टेंट फंक्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद जो सवाल है 48, दैट इज़ इनवर्स ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स को इंडिपेंडेंट करना है, पहले 2 को वहाँ सेंड करेंगे तो माइनस का अंडर रेडिकल लगाएंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, एक्स इज इक्वल टू अंडर रेडिकल एक्स माइनस 2। 49 जो क्वेश्चन है दैट इज़ इफ़ एल इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गामा, देन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ये याद करना, ये हमेशा 1 के बराबर होता है, यानी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा का सम 1 के बराबर होता है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन रहा 50, दैट इज़ के डी बाई डी एक्स ए पावर एन, अब यहाँ पे देखें डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जबकि एक्स फंक्शन में गिवन ही नहीं है, तो यानी कि ये कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन का जवाब हमेशा 0 आता है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिए हैं काफ़ी सारे सवाल, इंशाल्लाह यही सवाल मैं कॉपी पे भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा ऑन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।